नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उमेश कुमार यादव कक्षा 7 के लिए हिंदी विषय पाठ्य पुस्तक अरहुल हिंदी पाठमाला के पाठ नंबर 10 कलिंग विजय का फर्स्ट वीडियो जिसमें चैप्टर को मैंने समझा दिया था। ये सेकंड वीडियो है जिसमें प्रश्नों के उत्तर के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें आपके मौखिक प्रश्न होंगे, लिखित होंगे, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी। भाषा की बात जिसमें आपका संज्ञा से संबंधित हैं, सर्वनाम से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं, और पर्यायवाची और सकर्मक, अकर्मक, कर्तृवाच, कर्मवाच, इनसे संबंधित सारे प्रश्नों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वीडियो जो चैप्टर था कलिंग विजय से संबंधित, उसको मैंने समझाया था, एकांकी ड्रामा था। एकांकी ड्रामा को किस प्रकार से प्रेजेंट किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है, उसके बारे में इसके फर्स्ट वीडियो में मैंने बता दिया था। आज हम इस चैप्टर नंबर 10 कलिंग विजय के जो प्रश्न उत्तर हैं, सबसे पहले मौखिक प्रश्न और इसके बाद लघुत्तरी, फिर दीर्घोत्तरी, इसके बाद भाषा की बात के प्रश्नों के उत्तर को हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को हम रीड करते हैं, इसके बाद इसके एक एक उत्तर को हम दोहराते चलते हैं। पहला क्वेश्चन मौखिक था, सम्राट अशोक कौन थे, उनकी विशेषता बताइए। क्या था? पहला क्वेश्चन है आपका कि सम्राट अशोक कौन थे, उनकी विशेषता बताइए। तो इसका उत्तर था सम्राट अशोक प्राचीन भारत में, सम्राट अशोक प्राचीन भारत में मौर्य वंश के राजा थे। क्या थे? मौर्य वंश के राजा थे। उन्होंने प्रजा के हित के लिए महान कार्य किया, इसीलिए ही उन्हें महान सम्राट अशोक कहा जाता है। अशोक का परिचय दिया जा रहा है। सम्राट अशोक प्राचीन भारत में मौर्य वंश के राजा थे। उन्होंने प्रजा के हित के लिए महान कार्य किया, इसीलिए ही उन्हें महान सम्राट अशोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि आप अशोक की जगह होते तो गायिका के साथ कैसा व्यवहार करते। क्वेश्चन नंबर 2 मौखिक है कि यदि आप अशोक की जगह होते तो गायिका के साथ आप कैसा व्यवहार करते। तो दूसरे का उत्तर देखिए, यदि हम अशोक की जगह होते तो हम भी वही करते जो उन्होंने गायिका के साथ व्यवहार किया। किन्होंने किया? अशोक ने किया। गायिका ने अशोक से अहिंसा का मार्ग अपनाने का प्रण लिया था। माने अशोक से गायिका ने यह प्रतिज्ञा दिलवाई थी कि आप अब हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे, ऐसा उन्हें प्रण दिलवाया था। नेक्स्ट है, अशोक ने ऐसा क्यों कहा, सारा भारतवर्ष चंडा अशोक से कांपता है। अशोक ने ऐसा क्यों कहा, सारा भारतवर्ष चंडा अशोक से कांपता है। इसका जवाब है समस्त भारतवर्ष पर विजय प्राप्त करने हेतु। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है, समस्त भारतवर्ष पर विजय प्राप्त करने हेतु अशोक की रक्त की पिपासा, पिपासा माने इच्छा, शांत नहीं होती थी, इसलिए उसने ऐसा कहा कि सारा भारतवर्ष चंडाशोक से कांपता है। किसने कहा? अशोक ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अशोक भाव विभोर होकर गीत सुनते हैं, फिर वे क्या सोचते हैं। तो इसका उत्तर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का, अशोक सोचते हैं कि इस गायिका के आनंदित स्वर के पीछे सच में एक ऐसा करा है कि सच में एक ऐसा हृदय है जो हर्ष से फूला न समाता हो। ये मुहावरा हो जाएगा, हर्ष से फूला न समाना, अत्यधिक खुश होना, न समाता हो। कौन जाने उसके इस सुहावने गीत के नीचे एक जर्जर और पीड़ित हृदय छिपा हो। इसका अर्थ फिर से देख लें, इस लाइन का उत्तर फिर से देखें। कहा अशोक सोचता है कि इस गायिका के आनंदित स्वर के पीछे सच में एक ऐसा हृदय है जो हर्ष से
फूला न समाता हो। कौन जाने उसके इस सुहावने गीत के नीचे एक जर्जर और पीड़ित हृदय छिपा हो, ऐसा अशोक सोचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका स्टार्ट होता है, जिसमें आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर आ जाएगा। किसका प्रश्न है? दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर इसमें आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को। लघु उत्तरीय प्रश्न और उनके उत्तर को देखेंगे। पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है, रेखा कौन थी, उसके कोई दो गुण लिखिए। रेखा कौन थी, उसके कोई दो गुण लिखिए। चैप्टर को पढ़ाते समय मैंने बताया था, रेखा राधा गुप्त की पुत्री थी और अशोक की प्रेमिका थी, प्रेयसी थी। तो देखिए इसका उत्तर, रेखा महामात्य राधा गुप्त की पुत्री थी जो सम्राट अशोक की प्रेयसी थी। वह साहसी, वीरांगना व महत्वाकांक्षी थी। कैसी थी? महत्वाकांक्षी। दो विशेषता, एक विशेषता तो है साहसी थी, वीरांगना थी और महत्वाकांक्षी भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपेंद्र के अंतिम शब्द क्या थे और उसने ऐसे शब्द क्यों कहे? उपेंद्र के अंतिम शब्द क्या थे और उपेंद्र ने ऐसे शब्द क्यों कहे? इसका उत्तर देखिए, करा है उपेंद्र के अंतिम शब्द थे, चंडाशोक एक दिन तुम अपने शत्रुओं के ही दास। चंडाशोक एक दिन तुम अपने शत्रुओं के ही दास बनोगे। उसने ये शब्द इसलिए कहे क्योंकि सम्राट अशोक ने भीषण रक्तपात के द्वारा कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली थी और सहस्रों पुरुषों को कैद कर लिया था। उपेंद्र भी उन्हीं में से एक था जिसे अशोक ने मौत के घाट उतार दिया था। अपने अंतिम क्षणों में अशोक को ललकारते हुए उपेंद्र ने ये शब्द कहे थे कि एक दिन तुम अपने शत्रुओं का दास बनोगे। कौन कहा था? उपेंद्र ने। किससे कहा? अशोक से कहा। एक बार इस प्रश्न का उत्तर फिर से देख लेते हैं। उपेंद्र के अंतिम शब्द थे, चंडाशोक एक दिन तुम अपने शत्रुओं के ही दास बनोगे। उसने ये शब्द इसलिए कहे क्योंकि सम्राट अशोक ने भीषण रक्तपात के द्वारा कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली थी और सहस्रों पुरुषों को कैद कर लिया था। उपेंद्र भी उन्हीं में से एक था जिसे अशोक ने मौत के घाट उतार दिया था। अपने अंतिम क्षणों में अशोक को ललकारते हुए उपेंद्र ने ये शब्द कहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 है लघु उत्तरीय का, इतनी हिम्मत ये शब्द किसने, किससे और किस समय कहे? इतनी हिम्मत ये शब्द किसने, किससे और किस समय कहे? इसका उत्तर देखिए, ये शब्द रेखा ने अशोक से कहे जब उसने उपेंद्र के शब्द सुनी जो उसने अशोक के विरुद्ध कहे थे। तो ये शब्द उसने उस समय कहे जब अशोक गायिका का गीत सुनने के लिए आता है। तो तीनों बातों को क्लियर कर दिया है ये क्वेश्चन। करा, ये शब्द रेखा ने अशोक से कहे जब उसने उपेंद्र के शब्द सुने जो उसने अशोक के विरुद्ध कहे थे। ये शब्द उसने उस समय कहे जब अशोक गायिका का गीत सुनने के लिए आता है। तो इस प्रकार से आपके लघु उत्तरीय तीनों प्रश्नों को उत्तर है। इसके बाद आता है 3rd नंबर पे दीर्घ उत्तरीय, जो क्वेश्चन नंबर का है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो उसके प्रश्न को पहले हम देख लेते हैं, फिर इसके उत्तर को देखेंगे। प्रश्न है नंबर 1, गायिका अशोक के महल में किस उद्देश्य से आई थी? गायिका अशोक के महल में किस उद्देश्य से आई थी? इसका उत्तर हो जाएगा, गायिका अशोक के महल में अपने भाई उपेंद्र की हत्या का बदला लेने और सम्राट अशोक को सबक सिखाने के उद्देश्य से आई थी। करा है गायिका
अशोक के महल में अपने भाई उपेंद्र की हत्या का बदला लेने और सम्राट अशोक को सबक सिखाने के उद्देश्य से आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत में गायिका को पहचानने के बाद अशोक की मनोस्थिति क्या होती है, विस्तार में लिखिए। तो देखिए, कहा अंत में जब गायिका को अशोक पहचान लेता है, अंत में जब गायिका को अशोक पहचान लेता है कि वह कलिंग की राजकुमारी है और उपेंद्र की बहन है, तो वह भूमि पर गिर पड़ता है, विस्मित हो जाता है। विस्मित माने बेहोशी की हालत में हो जाता है और हाथों से अपने मुंह ढक लेता है और उसका गला रुध जाता है। माने जो गले से आवाज निकलती है, ऐसा लग रहा है कि वह रो रहा है। उसे अपने किए पर पछतावा होता है। वह कलिंग राजकुमारी के भाई का हत्यारा है। इसके उत्तर को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। अंत में जब गायिका को अशोक पहचान लेता है कि वह कलिंग की राजकुमारी है और उपेंद्र की बहन है, तो वह भूमि पर गिर पड़ता है, विस्मित हो जाता है और हाथों से अपने मुंह ढक लेता है और उसका गला रुध जाता है। उसे अपने किए पर पछतावा होता है। वह कलिंग राजकुमारी के भाई का हत्यारा है, ऐसा उसे पश्चाताप होती है। किसे पश्चाताप होती है? अशोक को ऐसा पश्चाताप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप अशोक की जगह होते तो क्या करते, सोचकर लिखिए। कह रहा है अगर आप अशोक की जगह होते तो क्या करते, सोचकर लिखिए। यदि मैं अशोक के स्थान पर होता या होती तो भीषण रक्तपात को बंद करवा देता, मानव सेवा को ही अपना लक्ष्य बनाकर बौद्ध धर्म के प्रचार में सहयोग देता या देती। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। यदि मैं अशोक के स्थान पर होता तो भीषण रक्तपात को बंद करवा देता, मानव सेवा को ही अपना लक्ष्य बनाकर बौद्ध धर्म के प्रचार में सहयोग देता। ये क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर था, जिसमें पूछा गया है कि अगर आप अशोक की जगह होते तो क्या करते, सोच कर लिखिए। उसका जवाब ये था कि यदि मैं अशोक के स्थान पर होता या होती तो भीषण रक्तपात को बंद करवा देता, मानव सेवा को ही अपना लक्ष्य बनाकर बौद्ध धर्म के प्रचार में सहयोग देता। इसके बाद आता है आपका बहुवैकल्पिक क्वेश्चन, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में इसे लिखना है, टेक्स्ट बुक पे ही करना है। इसके लिए अलग से कहीं नोटबुक पे नहीं नोट करना है, इसको देख लें। पहला, जो अपने लिए जीते हैं वे किसके पात्र होते हैं। इसमें 3 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से जो सही ऑप्शन होगा उस पर हमें टिक करना है। नंबर 1 है दया के पात्र, नंबर 2 है सोने के पात्र, नंबर 3 है चिकने पात्र। जो अपने लिए जीते हैं वे किसके पात्र होते हैं, इस एकांकी नाटक के माध्यम से जवाब देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का विकल्प नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दया के पात्र होते हैं। विकल्प नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको कोई प्यार नहीं करता, आप अकेले हैं, यह वाक्य किसने कहा। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको कोई प्यार नहीं करता, आप अकेले हैं, यह वाक्य किसने कहा। ऑप्शन है अशोक ने, रेखा ने, गायिका ने। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर हो जाएगा। गायिका ने कहा था आपको कोई प्यार नहीं करता। नेक्स्ट है, आज्ञा मानना और सलाह देना किसका काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज्ञा मानना और सलाह देना किसका काम है, राजा का, प्रजा का, मंत्री और सेनापति का। तो क्वेश्चन नंबर 3 में विकल्प नंबर ग आपका राइट आंसर हो जाएगा कि आज्ञा मानना और सलाह देना किसका काम है, मंत्री और सेनापति का। इस प्रकार से आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन
ये खत्म होते हैं। अब स्टार्ट होता है भाषा की बात। भाषा की बात में कह रहा है कि वर्ग पहेली से दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखिए। शब्द क्या क्या दिया गया है? पक्षी दिया है, देश दिया है, मित्र दिया है, रणभूमि दिया है, लक्ष्य दिया है और खूब दिया है। इनसे आपको इस वर्ग पहेली से शब्दों को ढूंढ करके लिखना है। पक्षी का पर्यायवाची शब्द इस वर्ग पहेली में ढूंढेंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा? खग। खग माने क्या होता है? पक्षी। ये हमारा ऑप्शन में यहाँ पे मिल रहा है खग, तो हम पक्षी के सामने खग लिख देंगे। फिर आता है देश। देश का पर्यायवाची शब्द हमें इस वर्ग पहेली में से ढूंढना है। तो वर्ग पहेली में हम देखते हैं वतन। यहाँ पे हमको मिल जाता है क्या? वतन। तो देश के सामने क्या लिख देंगे? वतन लिखेंगे। वतन, ये हमारा मिल गया। नेक्स्ट आता है मित्र। मित्र के लिए पर्यायवाची शब्द होगा हमारा, इसमें से ढूंढते हैं। तो यहाँ हमको मिल जाता है दोस्त। दोस्त, यहाँ पे तीनों वर्ण हैं। दोस्त, तो मित्र के सामने हम फिर दोस्त लिख देते हैं। नेक्स्ट आता है रणभूमि। रणभूमि के लिए हमें शब्द ढूंढना है। रणभूमि का पर्यायवाची क्या होगा? तो इस कॉलम में खोजते हैं। तो रणभूमि के लिए हमको मिल जाता है युद्ध भूमि। पहले वाले कॉलम में युद्ध भूमि। रणभूमि का पर्यायवाची युद्ध भूमि, जो यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट है लक्ष्य। लक्ष्य माने होता है उद्देश्य। ये हमारा यहाँ पे है उद्देश्य। उद्देश्य, यहाँ पे उद्देश्य हो जाएगा। फिर आता है खूब। खूब का पर्यायवाची होता है अधिक, जो कि हमारा यहाँ पे आसानी से मिल जाता है अधिक, अधिक। तो इस तरीके से इस कॉलम के माध्यम से, इस वर्ग पहेली के माध्यम से हमारे पर्यायवाची कंप्लीट होते हैं। पक्षी का खग, देश का वतन, मित्र का दोस्त, रणभूमि का युद्ध भूमि, लक्ष्य का उद्देश्य, खूब का अधिक। अब आगे आता है एक शब्द की उस अर्थ में आवृत्ति को पुनरावृत्ति कहा जाता है। एक शब्द की उस आवृत्ति, उसी अर्थ में आवृत्ति को पुनरावृत्ति कहा जाता है। जैसे देश देश, गात गात, पात पात। एक ही शब्द जब दोबारा रिपीट हो और उसका अर्थ वही रह जाए, उसके अर्थ में कोई परिवर्तन न आए, तो उसे कहते हैं पुनरावृत्ति शब्द। पुनरुक्त शब्द या पुनरावृत्ति शब्द कहा जाता है कि एक ही शब्द दोबारा रिपीट हो लेकिन उसका अर्थ में कोई चेंजेस न हो, उसे पुनरुक्त शब्द या आवृत्ति शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर कह रहा है विशेषण और विशेष्य का सही मिलान कीजिए। विशेषण और विशेष्य का सही मिलान कीजिए। सही मिलान करने से पहले हम लोगों को ये जान लेना जरूरी है विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है, तब जाकर के हम विशेषण और विशेष्य का सही मिलान कर पाएंगे। विशेषण संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण की सीधी सीधी परिभाषा है संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के दो भाग होते हैं, एक तो होता है विशेष्य और दूसरा होता है विशेषण। एक तो होता है विशेष्य, दूसरा विशेषण। विशेष वो होता है जिसकी हम विशेषता बताते हैं। जिसकी हम विशेषता बताते हैं वो क्या है? विशेष्य है। और जिसके द्वारा विशेष की विशेषता बताते हैं वह विशेषण होता है। जैसे कहा जाए मारकर काले रंग की चलती है। मारकर काले रंग की चलती है, मारकर हमारी विशेष हो जाएगी और काला रंग उसकी विशेषता बता रहा है, वह विशेषण हो जाएगा। मारकर काले रंग की चलती है, मारकर विशेष और काला रंग विशेषण हो जाएगा। इसीलिए मैंने बताया विशेषण को दो भागों में डिवाइड किया, विशेष और विशेषण। तो आइए अब हम आगे चलते हैं, विशेष और विशेषण को मिलान करते हैं। सबसे पहला शब्द दिया है पीड़ित। पीड़ित क्या है?
स्वर, फिर है बसंती हवा है, पुलकित रोम है, आनंदित, फिर हमारा आता है आनंदित हृदय है, उज्जवल प्रभात है, सुंदर युवती है। इस प्रकार से हम इसको मैच कर लेते हैं। पीड़ित स्वर, बसंती हवा, पुलकित रोम, आनंदित हृदय, उज्जवल प्रभात, सुंदर युवती। यहाँ पे विशेषण को विशेष से या विशेष को विशेषण से मिलाया गया है। आगे आता है, प्रश्न है हमारा कि दिए गए वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलिए। किसमें बदलना है? कर्मवाच्य में बदलना है। हमारी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन्हें हमें कर्म वाक्य में बदलना है। तो कर्म वाच्य में बदलने से पहले वाच्य के बारे में हमें जानना जरूरी होगा। वाच्य शब्द का अर्थ क्या होता है और वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तब जाकर के हम कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को बदल पाएंगे। वाच्य का मतलब होता है बोलने का विषय, कहने का विषय को हम वाच्य कहते हैं। कहने के विषय को हम वाच्य कहते हैं। इसकी परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले, क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया कर्तवाच्य की है, कर्मवाच्य की है कि भाववाच्य की है, उसे हम वाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले क्रिया कर्तवाच्य है कि कर्मवाच्य है कि भाववाच्य है, उसे हम वाच्य कहते हैं। ये वाच्य की परिभाषा रही। वाच्य के तीन भेद होते हैं, नंबर 1 कर्तवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य और नंबर 3 भाववाच्य। तो कर्तवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है और कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है और भाववाच्य में क्रिया न तो कर्ता के अनुसार न तो कर्म के अनुसार बल्कि क्रिया भाव के अनुसार चलती है और क्रिया सदैव पुल्लिंग एक वचन में प्रयोग में लाई जाती है। ये भाववाच्य की पहचान है। तो शब्द हमारे पास कुछ वाक्य दिए गए हैं। गायिका ने गाना सुनाया, गायिका ने गाना सुनाया, ये हमारा कर्तवाच्य। इसको बदलना किसमें है? कर्मवाच्य में बदलना है। तो कर्मवाच्य में बदलने के लिए हमें द्वारा शब्द इसके साथ यूज करना होगा। द्वारा शब्द यूज करने से हमारा आसान तरीके से कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बदल जाएगा। शब्द था कि गायिका ने गाना सुनाया, तो इसको कर्मवाच्य में बदलना है, गायिका द्वारा गाना सुनाया गया। क्या हो जाएगा? गायिका द्वारा गाना सुनाया गया। प्रश्न हमारा था गायिका ने गाना सुनाया, इसको कर्मवाच्य में बदलना था, गायिका द्वारा गाना सुनाया गया। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे आता है, नंदनी गांव छोड़कर जाती है, नंदनी गांव छोड़कर जाती है। तो इसमें भी द्वारा लगाएंगे, नंदनी द्वारा, नंदनी द्वारा गांव छोड़ा गया, नंदनी द्वारा गांव छोड़ा गया। यहाँ द्वारा लगा दिया, आपका कर्मवाच्य में ये बदल गया। नेक्स्ट आता है तीसरे नंबर पे, अपने रक्त का सागर बहाया, आपने रक्त का सागर बहाया। तो इसका हो जाएगा आपके द्वारा रक्त का सागर बहाया गया, आपके द्वारा रक्त का सागर बहाया गया। प्रश्न क्या था? आपने रक्त का सागर बहाया, इसको हमें कर्मवाच्य में बदलना था, तो इसको मैंने क्या किया? आपके द्वारा रक्त का सागर बहाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर का है, अशोक ने हिंसात्मक कार्य किया था, अशोक ने हिंसात्मक कार्य किया था। इसको कर्मवाच्य में जब बदलेंगे तो हो जाएगा अशोक द्वारा हिंसात्मक कार्य किया गया, अशोक द्वारा हिंसात्मक कार्य किया गया। तो यहां आपने देखा कि चारों क्वेश्चन में
द्वारा का प्रयोग किया गया, द्वारा के माध्यम से वाक्य को पूरा किया गया। इससे साबित होता है कि कर्मवाच्य कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बदलने के लिए द्वारा शब्द जब प्रयोग करते हैं तो हमारा कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बदल जाता है वाक्य। ये विशेष ध्यान में रखना है। तो आगे देखिए, करा है घर ढूंढिए और ज्ञान बढ़ाइए। घर ढूंढिए और ज्ञान बढ़ाइए। एक आपकी टेक्स्ट बुक में एक थैला दिया गया है और थैले में कुछ शब्द लिखे गए हैं और शब्द लिखे गए उन शब्दों को ढूंढना क्या है, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, बोली और भाषा। इतने शब्द उस थैले के अंदर दिए गए हैं। विशेषण है, क्रिया है, सर्वनाम है, बोली और भाषा है। तो विशेषण में क्या क्या है वो मैं बता दे रहा हूं। काला, छोटा और गरम विशेषण के अंतर्गत है। क्रिया में पीना, लिखना, कूदना, इस थैले में क्रिया इतनी है 3। सर्वनाम है आप, तुम और वे। बोली है मैथिली और मराठी। भाषा है मलयालम, पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी। इस थैले में इस प्रकार से इतने शब्द दिए गए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। तरह नीचे लिखे पदों से प्रविशेषण और विशेषण छांटकर अलग कीजिए। अब प्रविशेषण और विशेषण को जानने से पहले प्रविशेषण क्या होता है वो जान लेना जरूरी है। विशेषण जब संज्ञा और सर्वनाम के बजाय विशेषण की ही विशेषता बताता है। जब विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने के बजाय माने अतिरिक्त विशेषण की ही विशेषता बताने लगे तब वहां प्रविशेषण हो जाता है। यह परिभाषा आपकी टेक्स्ट बुक में लिखी गई है। विशेषण जब संज्ञा या सर्वनाम के बजाय विशेषण की ही विशेषता बताता है तब इन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। ये विशेषण के गुणों में वृद्धि करते हैं। ये विशेषण के गुणों में क्या करते हैं, वृद्धि कर देते हैं। इसीलिए इसे प्रविशेषण की संज्ञा दी गई है। तो चलिए देख लीजिए, आपके कुछ शब्द दिए हैं टेक्स्ट बुक में। एक लंबा युद्ध, एक लंबा युद्ध। यहाँ पर एक लंबा युद्ध जो है एक प्रविशेषण है, लंबा विशेषण है। एक प्रविशेषण और लंबा विशेषण है। मैंने बताया इसकी परिभाषा में, जब विशेषण की ही विशेषता बताने लगे, जहां पर विशेषण विशेषण की ही विशेषता बताने लगे उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। एक लंबा वाक्य था, एक लंबा युद्ध, एक आपका प्रविशेषण है और लंबा विशेषण हो जाएगा। दूसरा था बहुत खराब स्थिति, बहुत आपका प्रविशेषण है, खराब जो है विशेषण है। महान वीर सम्राट, महान प्रविशेषण और वीर विशेषण है। फिर है अत्यंत मधुर गीत, अत्यंत जो है प्रविशेषण है और मधुर जो है विशेषण है। इस प्रकार से आपका चैप्टर नंबर 10 जिसमें भाषा की बात, मौखिक प्रश्न, लिखित में लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी, सारे प्रश्नों के उत्तर पर हमने डिस्कस कर लिया है। और इसके पहले वाले वीडियो में आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया गया, एकांकी ड्रामा किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है, सारी बातों पर हमने चर्चा किया है। इन दोनों वीडियो को अगर आप देखेंगे तो उम्मीद करता हूँ इससे आने वाले सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकोगे।